नमस्कार, सियासी नजर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। सियासी नजर में हम बात करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं अमरवाड़ा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की सियासत में कई बड़े फेरबदल देखने को मिले। कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाने वाले अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह भाजपा में शामिल हो गए। आज उसी अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी है। जहां भाजपा की ओर से कमलेश शाह चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस की ओर से धीरेन शाह किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं 13 जुलाई को अमरवाड़ा का परिणाम घोषित होगा, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जीत का सेहरा कौन पहनेगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस चुनाव के नतीजे कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे। तो भाजपा की जीत उसके नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की जीत होगी। तौरवाड़ा उपचुनाव के लिए सुबह से ही मतदान जारी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अपनी तरह से कई दावे कर रहे हैं। चलिए इसी को पकड़ेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे सहयोगी विवेक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, सुबह 7 बजे से अमरवाड़ा को लेकर जो है वो मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इस दौरान कई जो है वो दावे और वादों का दौर देखने को मिला है। लेकिन 13 जुलाई को पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, दावे और वादों का दौर शुरू से ही देखने को मिलता है। जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे करती हैं और जीत के वादा करती हैं कि भाई जीत कराएंगे। लेकिन अब जब 13 जुलाई को परिणाम आएंगे अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के, तब पता चलेगा कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है। लेकिन हाँ, सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चल रहा है अभिजीत। और अगर हम बात करें 11 बजे तक मतदान के प्रतिशत की, तो अच्छा मतदान हो रहा है। वहां पर 36.81% मतदान अभी तक 11 बजे तक हो चुका है और माना जा रहा है कि अच्छा मतदान वहां पर होगा। लेकिन हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएं भी वहां पर देखने को मिली हैं। अमरवाड़ा के स्कूल में एक पोलिंग बूथ पर मतदान के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल एक मतदाता के डॉक्यूमेंट्स को लेकर सुरक्षाकर्मी जो वहां पर थे उनकी बहस हो गई और उस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वह वहां पर पहुंचे और बातचीत के बाद मामले को शांत कराया। तो अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय वहां पर मुकाबला है अभिजीत, क्योंकि जो कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो धीरेन शाह उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कमलेश शाह उम्मीदवार है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से देवराबिन भलावी उम्मीदवार हैं। देवराबिन भलावी की बात करें तो वह विधानसभा का चुनाव पहले लड़ चुके हैं और 28,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 55,000 वोट हासिल किए थे। और सबसे युवा यानी कि 27 साल की उम्र के सबसे युवा चेहरे हैं वह चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें, जो मुख्य पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही नेताओं ने अपने अपने जीत के दावे किए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बयान की बात करें तो उन्होंने भोपाल में भी मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि भाई अमरवाड़ा की सीट जीतेंगे। और जब वह प्रचार करने अमरवाड़ा पहुंचे थे तब भी उन्होंने जीत का दावा किया था। तो वहीं अगर हम बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा कल जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने जीत का दावा किया था और उन्होंने कहा था कांग्रेस सिर्फ हवा हवाई बातें करती है, जमीन पर कांग्रेस का कोई भी जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही अमरवाड़ा का चुनाव जीतेगी, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव जीता है। तो अब देखना होगा अभिजीत, मतदान की प्रक्रिया जो है वह जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है और मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है और सुरक्षा के भी वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार धीरेन शाह की, तो उन्होंने आंचल कुंड में मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया है और तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर मतदाता मतदान कर रहे हैं। तो कोई स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा है, तो कोई छल की बात कर रहे हैं। तमाम मुद्दे जो हैं वहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मतदान की जो प्रक्रिया है वह अच्छी चल रही है। वहां पर अगर हम बात करें तो बुजुर्गों और महिलाओं का भी अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। मतदान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, महिलाओं की वोट प्रतिशत की संख्या की अगर हम बात करें तो महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि हम बात करें तो पोलिंग बूथों पर जो संख्या तय की गई है 332 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए 11 पिंक बूथ बनाए गए हैं। इसको लेकर भी तमाम इंतजाम निर्वाचन आयोग ने किए थे, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार मतदाताओं से मतदान करने की अपील की जा रही थी। अगर हम बात करें कुल मतदाताओं की अमरवाड़ा
सीट पर तो 2,57,5866 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 332 मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं उसमें अगर हम बात करें तो जो मतदान की प्रक्रिया है भाई जारी है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी 62 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और रिजर्व भी केंद्रीय सुरक्षा बल जो है भाई वहां पर तैनात किया गया है। 3 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनात की गई हैं। जिला पुलिस बल की भी वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। मतदान कर्मियों की अगर हम बात करें तो 1485 मतदान कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। और ऐसे में तमाम जो मतदान की प्रक्रियाएं अभी होती हैं वह जारी हैं। और पुरुष मतदाताओं की बात करें वहां पर तो 1,29,372 मतदाता हैं पुरुष की संख्या। तो वहीं महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है। 1,28,492 महिला मतदाताओं की संख्या है। यानी कि लगभग बराबर 50-50 के दोनों ही आंकड़े हैं। तो अब मतदान का जो प्रतिशत अभिजीत शाम 6 बजे जब मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि आखिर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और किसके पक्ष में गया है। हालांकि 6 बजे के बाद ही जो सियासी पंडित होते हैं वह इसका गणित लगाएंगे कि जो मतदान का प्रतिशत रहा है वह किसके पक्ष में गया है। लेकिन दोनों ही आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जहां एक लगातार जो है वो कांग्रेस के विधायकों का जो संख्या बल है वो कम होता जा रहा है। कई जो कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे बीना विधायक की बात हो या फिर विजयपुर से विधायक या खुद कमलेश शाह की बात हो, ये तमाम सारे जो विधायक हैं वो भाजपा में शामिल हो गए। तो यहाँ पर संख्या बल घट रहा है कांग्रेस का विधायकों का। तो उस लिहाज से ये अमरवाड़ा का उपचुनाव कांग्रेस के लिए कितना मायने रखता है? देखिए दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। आपने सवाल कांग्रेस का किया है। कांग्रेस की बात करें तो 2023 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 66 सीटें जीती थी, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटें जीती थी। तो ऐसे में कांग्रेस के संख्या बल की जो आपने बात कही है कि लगातार घट रहा है, क्योंकि इसके पहले रामनिवास रावत पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं अभी हाल ही में, और कमलेश साहब पहले ही 29 मार्च को इस्तीफा दे चुके थे और बीजेपी में शामिल हो गए थे। निर्मला सप्रे की अगर हम बात करें तो वह बीजेपी में शामिल हुई हैं लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन माना जा रहा है कि इस्तीफा देने की बात जरूर कही है उन्होंने। बिल्कुल इस्तीफे की बात जरूर कही है लेकिन अभी इस्तीफा दिया नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा दोनों में बड़ा फर्क है। और बिल्कुल आने वाले समय में उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है, लेकिन जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता है अभिजीत तब तक वह अभी आधिकारिक रूप से अगर हम विधानसभा की सूची के हिसाब से बात करें तो वह अभी कांग्रेस के ही विधायक मानी जाएंगी, है ना। भले ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है, लेकिन हाँ 2 सीटें जरूर कांग्रेस की कम हुई हैं। एक विजयपुर की यानी कि रामनिवास रावत अभी हाल ही में जो कैबिनेट में शामिल हुए हैं और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है विधायक के पद से। कमलेश साहब 29 मार्च को ही इस्तीफा दे चुके थे और आज उनकी सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान भी हो रहा है। तो ऐसे में 2 सीटें कांग्रेस की जरूर कम हुई है। तीसरे पर असमंजस बना हुआ है, यानी कि निर्मला सप्रे जो बीना की विधायक हैं वह अगर इस्तीफा देती हैं तो कांग्रेस की 3 सीटें कम हो जाती हैं, यानी कि 63 सीटें ही कांग्रेस की बचती हैं। लेकिन विधानसभा में को लेकर अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने दोनों की ही सदस्यता समाप्त करने की मांग विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से की थी, यानी कि रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे। रामनिवास रावत इस्तीफा दे चुके हैं, निर्मला सप्रे के सदस्यता समाप्त करने का फैसला विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को लेना है या फिर उसके पहले ही निर्मला सप्रे इस्तीफा देती हैं, यह भी देखना होगा। लेकिन हम बात अमरवाड़ा उपचुनाव की कर रहे हैं तो अमरवाड़ा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन मुकाबला वहां पर त्रिकोणीय है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देव रावण भलावी उम्मीदवार हैं और युवा चेहरे हैं और युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। तो अब देखना होगा कि त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है और कौन कितने किसके वोट काटता है। आंचल कुंड धाम के आस्था का जो केंद्र है आदिवासियों की का, तो वह वहां पर धीरेन्द्र साय कामयाब होते हैं या फिर कमलेश साय जो लगातार कांग्रेस के टिकट पर 3 बार वहां से विधायक रहे हैं, वह 4थी बार बीजेपी के टिकट पर वहां पर चुनाव जीतते हैं। यह अभिजीत जरूर देखना होगा। जी विवेक जी, आपको बहुत धन्यवाद पूरी चर्चा के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी। कांग्रेस प्रत्याशी अपने मतदान का प्रयोग कर चुके हैं, भाजपा प्रत्याशी ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। विवेक जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई पहल की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने विधायकों से 1 to 1 बात कर उनके क्षेत्र के विकास की रोड मैप को मांगा है। मोहन सरकार विकास के लिए पूरे 5 साल के एजेंडे पर फोकस करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विधायकों से 5 साल का विजन पूछेंगे और उस पर मोहन सरकार काम करेगी। यानी कि अब जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि जब से ही उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली है, बागडोर संभाली है, वे लगातार बैठकें कर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे सीएम, और उसके बाद पूरे 5 साल के विजन को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे। किस तरह से विकास करना है उनके क्षेत्र में, क्या कुछ नए जो विकास कार्य हैं उनको धरातल पर उतारना है, किन योजनाओं को का क्रियान्वयन होना चाहिए, क्या कुछ क्षेत्र के लिए जरूरी है, इन तमाम चीजों को लेकर सीएम विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। और ये बड़ी बात है कि पूरे 5 साल के विजन को लेकर लगातार जो है सीएम बैठ के करेंगे, विधायकों से चर्चा करते रहेंगे। चलिए इसी खबर पर करेंगे ज्यादा चर्चा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अस्थि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है, लगातार प्रदेश के विकास को लेकर नई नई योजनाएं चाहे लाने की बात हो या प्रदेश के विकास से जुड़ी तमाम सारी बातों की बात क्यों ना हो, अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे और 5 साल के विजन को लेकर उनसे सुझाव लेंगे और किस तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाना है, इन सब को लेकर के भी बात की जाएगी। बिल्कुल। अब ये देखिए, हालांकि ये सराहनीय पहल है। हालांकि इस तरह के प्रयास पहले भी होते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगातार जो है अपने विधायक साथियों से लगातार चर्चा करते रहते हैं। उनके क्षेत्र में क्या विकास कार्य होना है, इसको लेकर भी बातचीत होती है। और उसी के आधार पे देखिए, बजट से पहले भी तमाम विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर बातचीत होती है और प्रस्ताव भी मांगे जाते हैं। उसके आधार पर बजट भी तैयार होता है। और अब चूंकि जब बजट पारित हो चुका है तो स्वाभाविक तौर पर अब जो अगली तैयारी क्या है, विकास कार्यों को लेकर कैसे गति दी जा सकती है, इसको लेकर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से स्वाभाविक तौर पर जो चर्चा प्रदेश के मुखिया करते हैं। और उसी क्रम में अब रीवा और शहडोल संभाग के विधायकों से पहले मुख्यमंत्री ने 5 साल के अपने क्षेत्र का रोड मैप, विकास का रोड मैप मांगा है और कहा है कि किस तरह का विकास कार्य वो चाहते हैं, ताकि देखिए इसमें एक तो है कि ये संवाद कायम रहने से। और इसमें रवि जी एक बड़ी बात ये भी है कि हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, अब उस आधार पर उनका निराकरण किया जाएगा। आपने सही कहा कि देखिए, चूंकि हर क्षेत्र के अपने भौगोलिक जो क्षेत्र होता है उसके लिहाज से भी तमाम जो जरूरतें होती है उसके लिहाज से, अगर कहीं सड़क है और पुलिया नहीं है तो स्वाभाविक तौर पर विधायक को उसकी जानकारी होती है। तो अगर आप केवल भोपाल में बैठकर, मंत्रालय से बैठकर तो पूरे प्रदेश के विकास रोड मैप तैयार हो नहीं सकता। उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की जो आवश्यकता है वो तमाम बातें ध्यान में रखी जाती है। और इसी चलते ये मैंने कहा ना कि एक सराहनीय पहल है कि कम से कम प्रदेश का मुखिया जो है एक क्षेत्र के विधायक से सीधी बातचीत करने के बाद उनसे प्रस्ताव मांगे कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में क्या विकास कार्य किए जाने हैं, उसका रोड मैप के बारे में बातचीत करें। तो ये अपने आप में ये प्रक्रिया होना ही चाहिए। और इसको बीजेपी सरकार में तो लगातार ये संवाद की जो स्थिति है वो बनी रहती है। बिल्कुल। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार ऐसी पहल कर रहे हैं, सराहनीय। चाहे पहले लोकपथ ऐप की बात हो, जिससे सड़कों की आप फोटो खींचेंगे तो तुरंत उसका निराकरण किया जाएगा, सड़कों का सुधारीकरण होगा, उनका रेस्टोरेशन किया जाएगा, नई सड़कें जहां पर बननी है उसको को लेकर के भी तमाम सारी चीजें। और अब इस तरीके की एक पहल जहां पर क्षेत्र की वास्तविक स्थिति पर सीधे सीएम की नजर होगी विधायकों के माध्यम से। बिल्कुल। अभी ये देखिए, हालांकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े और जो सुशासन की जो बात कही जाती है, तो सुशासन का मतलब भी यही होता है कि आम जनता परेशान ना हो या किसी क्षेत्र में कोई समस्या है तो उसका तत्काल निराकरण भी किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो पीडब्ल्यूडी का जो एक अभी ऐप लॉन्च हुआ है, लोकपथ ऐप, जिसमें ये कहा गया कि आप अगर कहीं कोई गड्ढा सड़क में दिखता है तो आप उसको तस्वीर उस ऐप में डालिए और 7 दिन में उसका निराकरण हो जाएगा। तो ये अपने आप में इसी तरह के प्रयास, भाई सरकार से यही अपेक्षा होती है आम जनता की। और क्षेत्रीय विधायक भी चूंकि सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े होते हैं, तो अब वो वहाँ की जो आवश्यकता है उसके लिहाज से बात अपनी प्रस्ताव बनाकर जब सरकार को देते हैं और उस लिहाज से काम विकास कार्य होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो जन अपेक्षा पर आधारित ही होते हैं। और मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया, अच्छी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डॉक्टर मोहन यादव ने की है। और आप देखिए, वो लगातार अभी आज जैसे रीवा शहडोल के संभागों के विधायकों से उन्होंने मांगा है, इस संभागवार इस तरह के प्रस्ताव जो है वो हर विधायकों से संभागवार चर्चा करेंगे सीएम विधायकों से।
जी बिल्कुल अभिजीत। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए पहले प्रस्ताव मांगे, फिर उसके बाद बातचीत होगी, बजट पर चर्चा होगी, तो उसके लिहाज से फिर बजट सैंक्शन किया जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर जो मैदानी स्तर पर जो विकास कार्यों की गति है उसको बढ़ावा मिलेगा अभिजीत से। जी रवि जी, आपको बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की एक सराहनीय पहल, एक नई पहल की शुरुआत हुई है। अब वे विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे, वहां की वास्तविक स्थिति को जानेंगे और जो भी उस क्षेत्र की समस्याएं होंगी उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। रूस ने मंगलवार 9 जुलाई को मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूड द एपोस्टल से नवाजा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। इससे पहले मोदी 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा कि जंग के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता है। बम बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती है। समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। पीएम की इस बात के जवाब में पुतिन ने कहा, आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। पीएम ने बातचीत के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है। चलिए इसी खबर करेंगे ज्यादा चर्चा। हमारी सहयोगी सृष्टि सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। मंगलवार 9 जुलाई को मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान वितरित किया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया है। यह सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है और ये बड़ी गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले मोदी दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा कि जंग के मैदान से शांति का रास्ता ही निकलता है। बम बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती है। समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री की इस बात के जवाब में पुतिन ने कहा, आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। पीएम ने बातचीत के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है। जी सृष्टि, आपको बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया है। इसी के साथ कई अन्य मुद्दों को लेकर के भी दोनों के बीच बड़ी चर्चा हुई। आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के भी चर्चा हुई। तमाम सारे बड़े पहलुओं पर इस दौरान चर्चा हुई है। सियासी नजर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीएनए न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।